धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 घंटे का भाषण था और हम सब उस भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और एक के बाद पिछली घटनाएं, कई चीज़ें जो 60-70 वर्ष में हुए उनके बारे में, फिर किस प्रकार से सुधार का वातावरण, किस प्रकार से हर क्षेत्र में जो पिछले 10 साल में हमने पूरा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, किस प्रकार से आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि हम कहाँ कहाँ बढ़े और कैसे कैसे बढ़े। तो इस एरा के सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट के रूप में, इस एरा के सबसे बड़े नेता के रूप में हम सब लोगों ने थपथपी बजा के उनका, और जो उनका अंतिम बयान था, जो शायद हमारे विपक्ष के लोग उस बात को सुनने से थोड़ा परहेज करते थे, उन्होंने कहा कि आज भी हम तैयार हैं, आप हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के चलो और आने वाली पीढ़ी के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और उनका एक और शब्द कि तुम चाहे जितने पत्थर हम पर चलाओ, उस सभी पत्थर को भारत के नवनिर्माण में उसके नींव में इस्तेमाल करें। और उसके बाद से आज ये एक ऐसा विधेयक लाया गया है जो पब्लिक एग्जामिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी संदर्भ को देखते हैं, किसी भी समाचार को पढ़ते हैं, किसी भी बातें उनके जीवन का जो भाग रहा है उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल के आते हैं और दूरगामी नेतृत्व उसी को कहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता निकालता है। लेकिन एक बात, आखिर हमें ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और नीतिगत तौर से देखा जाए तो हम आखिर विफल कहाँ हुए कि परीक्षा में और बहालियों में कड़ाई का प्रावधान हम लोगों को करना पड़ा? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इन सभी विषयों के बारे में इंगित करते हैं तो शायद आप सब लोगों को याद होगा कि जब पहले बहाली की प्रक्रिया क्या होती थी। बहाली की प्रक्रिया होती थी कि विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में जो आपके परीक्षा का जो परिणाम होता था उस पर सीधे सरकारी नौकरी में दाखिला हो जाता था और उस समय तो कोई चुनौती नहीं होता। और परिणाम हुआ कि वर्षों से, और मैं नहीं कहना चाहता हूं कि देश में कई सरकारें रही हैं और मूलतः कांग्रेस की सरकार बड़े लंबे अवधि तक रहा है, तो पिछले 60 वर्षों में अब परीक्षा के परिणामों से नौकरी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस प्रकार से उसमें प्रवेश कर लिया। और स्कूली शिक्षा, भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, उसके गिरावट ऐसी थी कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, सब मार्क्स जिस प्रकार से उन सब स्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में मार्क्स लेने की होड़ हुई और जिस प्रकार से उसकी व्यवस्था टूट गई कि सभी राज्यों को और देश की सरकार को अलग अलग परीक्षा करने के लिए मजबूरी पैदा हो गई। पहले तो कभी नहीं होता था कि परीक्षा हो नौकरी के लिए, लेकिन अब उसकी परंपरा शुरू हुई। और आज भी हम लोग देखते हैं तो पिछले 60-70 वर्षों हम देख रहे हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आज तक इस प्रकार की कभी घटना नहीं। तो क्या ऐसा होता है कि एक परीक्षा, देश की परीक्षा जहां सारे यूपीएससी से आईएएस और ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के लोग आते हैं, वहां ये घटना नहीं घटती है? ऐसा क्या है कि वही इस भारत के लोग जो इस बात को संचालित करते हैं वहां ये घटना नहीं होती है और बाकी राज्यों में होती है? तो इन सब चर्चाओं के बीच में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्लेषण कराया ही होगा, और ये एक ऐसा विषय है जो मैं किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन पिछले 5 वर्षों का विश्लेषण किया जाए, 15 राज्यों का विश्लेषण किया, जिसमें 1.5 करोड़ लोग जो 41 परीक्षाओं में धांधली हुई या बहाली में धांधली हुई, झारखंड के हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1.5 करोड़ लोग इस देश में, 1.5 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए, क्योंकि 15 राज्यों में लगभग 41 स्थानों पर इस प्रकार का अवैध या गलत बहाली की प्रक्रिया हुई या हो गई। उसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, पुलिस की बहाली थी, फॉरेस्टर की बहाली थी, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट थी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि किसी राज्य में कम हुआ या राज्य हुआ में ज़्यादा हुआ, लेकिन कुछ राज्य का उल्लेख करना ज़रूरी है पिछले 5 वर्षों में जो ये प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के भीतर 7 इम्तिहान हुए, 40,000 पोस्ट थे और 38 लाख अभ्यर्थी उसमें दाखिल होने के लिए गए। उसके बंगाल के शिक्षा मंत्री जेल में, जैसे अहलुवालिया साहब बता रहे हैं।
38 लाख एस्पिरेंट थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 4000 पोस्टों की वैकेंसी थी, 1,64,000 लोगों ने उसमें अपीयरेंस दिया, कैंडिडेट्स थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। तेलंगाना में 5 इम्तिहान हुए जिसमें 3,770 पद थे, 7 लाख अभ्यर्थी उसके लिए अपीयर हुए, उसे कैंसिल करना पड़ा। बिहार में 3 परीक्षा कैंसिल करना पड़ा जिसमें 24,000 विद्यार्थी 24,000 पोस्ट थे और 23 लाख। वैसे मैडम आप भी बिहार से आती हैं, हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ तो ना फैक्ट्री है ना पिछले 30-40 साल में जो परिस्थिति रहा, तो हमारे यहाँ बच्चे रोजगार को ही फैक्ट्री मानते हैं। अरे बिहार एक ऐसा राज्य है कि मतलब हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो चलो पढ़ाई करके सरकारी नौकरी कर ले, वही रोजगार है। तो इसीलिए पूरे बिहारी पूरा भारत चलाता है, बिहारी पीछे नहीं, बिहारी पूरा भारत चलाता। अब क्या करे बेचारा, न फैक्ट्री लगा, लेकिन अब हम लोग सुधारेंगे। अब हम लोग की नई सरकार फिर बनी है, फिर गति से लगाएंगे। लेकिन बिहारियों के साथ तो संकट है, झारखंड के साथ भी वही संकट है। आप हमसे अलग होकर चले गए, 7 विधायक थे हम लोग कभी। तो इन सभी राज्यों में जब रोजगार नहीं, तो सरकारी रोजगार ही मेरे लिए इंडस्ट्री है, क्योंकि वहीं से हम अपने नौकरी पाएंगे, चाहे आईएएस का नौकरी पाए, चाहे बीपीएससी का पाए, हम नौकरी लेंगे। जब नौकरी मिल जाएगा तो हम अपने अच्छा घर मिलेगा, सरकार का घर मिलेगा, हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चों को विदेश बढ़ेंगे, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो उद्योग लगा के लोग पूंजी कमाते हैं, हम बिहार के लोग नौकरी लेके हम अपना जीवन स्तर को ऊपर करते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है। बिहार के साथ कोई हम लोग अलग है, लेकिन 4 करोड़ लोग बेचारे बिहार के छोड़ के चले गए, उसकी भी लड़ाई लड़नी है। लेकिन महोदय किस तरह से अब हर तरह के चीजें होती है। अब परीक्षा में, अभी कहीं एक परीक्षा हो रहा था, तो उस परीक्षा में, और बिहार कहीं परीक्षा था बीपीएससी का। अब अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मुझे अपने राज्य को ही कोट करना पड़ता है, क्योंकि बिहार सब चीज़ में आगे है और बिहार हर चीज़ में आगे है, तो उसमें कई बार इन सब चीज़ों में भी हम लोग आगे पहुंच जाते हैं। तो ऐप पर तुरंत क्वेश्चन पेपर लीक कर गया, व्हाट्सएप पर उठा के देखा तो सब पेपर, और उन बच्चों को जिनको मोबाइल फ़ोन की अनुमति दी गई थी उनको अलग कमरे में बैठाया गया था। मामला बिगड़ गया तो पकड़े गए। अब इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। अभी तेलंगाना का पीछे परीक्षा हुआ था, 2020 का एग्जाम हुआ, कैंसिल हो करके फिर से परीक्षा हुआ, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और लगभग 1.5 लाख बच्चे उसके इंतजार में रहे। तो कहने का मतलब है कि उन बच्चों का क्या कसूर है, और जो उसमें ईमानदारी से पढ़ के आते हैं उनका क्या कसूर है कि इस प्रकार की स्थिति। ये तो वो है महोदय, हम तो उनको बता रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई और प्रकाश में आ गया और पकड़े गए। अगर यही व्यवस्था, वही तो मैं सोचता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं और कैसे कैसे कल्पना को लागू करते हैं। अब वही बताइए, ये तो वो लोग पकड़े गए हैं और जो पता लगा है। अगर ऐसे हालात बने हुए होंगे तो देश में कितनी ऐसी बहालियां हो गई होंगी जिसका आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि आखिर ये इस कुर्सी पर कैसे बैठ गया। और कई बार दिखता है, कई बार हम लोग को दिखता है, और उसमें हम राजनेताओं की भूमिका तो बहुत बहुत अजीब है महोदय। अब मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं विधायक भी नहीं बना था तब। 1987 में मैं बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में गया। मेरी इंटरव्यू हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैं इकोनॉमिक्स में पास भी कर गया। और उस समय का राज्य सरकार एक 1990 में आते आते बिहार में, जो बाद में माननीय मुख्यमंत्री जेल भी चले गए, वो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनका एक यूनिवर्सिटी पर कब्जा था, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पर कब्जा था। देखिए शुरुआत कैसे होता है, नेताओं की भागीदारी से किस प्रकार से इन परंपराओं को हम लोग तोड़ते हैं। मैं उसी विषय साहब, मेरिट में मैं सबसे आगे था, और जब वो लिस्ट रखा गया उस समय के राजनेताओं के सामने में कि राजीव प्रताप रूडी जो अभी एमएलए है, इस बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में इसका लेक्चरर का अपॉइंटमेंट हो गया, तो पूरा का पूरा वो फाड़ करके नीचे फेंक दिया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सच्चाई है। जब मुझे पता चला तो मैं पटना हाई कोर्ट में गया, मैंने अपने इंटरव्यू के कागज निकाले। मैं बता रहा हूं करप्शन कहां से आता, आपको क्यों परेशानी हो रही है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदया, हाई कोर्ट ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की बहाली 100% करेक्ट है और मैं बहाल हो गया। ये उसी व्यक्ति का। और मैं एक और चीज पूछता हूं, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे तो दूरगामी है, लेकिन ये सब कानून अगर
थोड़ा पहले आ गया होता। आप जनरल साहब मेरी बात सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी थोड़ी सी इस बात की तकलीफ है, थोड़ा पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। 20-25 साल पहले बने होते तो कम से कम गलत काम करने वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं होते। उनको भी समझ में आ गया होता कि कानून इस देश का ऐसा बना हुआ है कि हम गलत करेंगे तो जेल चले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब रोज हम सुनते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री, फलाने मुख्यमंत्री जेल चले गए, और कुछ लोग जेल जाने से परहेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नोटिस ही नहीं लेंगे। ये सब परिस्थितियां इसलिए आती है महोदय कि 2004 से लेकर 2009, अब आप देखिए इस देश में क्या होता है, और आप उससे प्रभावित हैं, आप उस कुर्सी पर बैठे प्रभावित हैं। 2004 से लेकर 2009 तक एक व्यक्ति भारत का रेलवे मिनिस्टर बन गया जो उस राज्य का मुख्यमंत्री था। मैं चुनाव हार गया महोदय। 2004 से लेकर 2009 तक पूरे भारतवर्ष में, जिसमें महाराष्ट्र में भी था जोन में, बंगाल के भी जोन में, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, पूरे बिहार के लोगों को सभी जोनल मैनेजर्स, भारतवर्ष के रेलवे के जोनल मैनेजर्स उस समय के जो इसमें बैठते हैं, उन्होंने पूरे भारत में एक आदमी के दस्तखत पर उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बीमार थे फिर जेल चले गए, अच्छे है, मेरा संबंध कोई खराब नहीं है उनसे, पूरे भारत में ग्रुप डी का कागज का लिस्ट बना करके बहाली कर दिया गया। अब आप मत पूछिए, सबको आप ही जेल भेजते हैं आजकल। और वो पूरा का पूरा, महोदय मैडम आपको याद है, और आज क्या है, जितने लोगों की बहाली हुई, किसी से जमीन लिया गया, किसी से मकान लिया गया, किसी से घर बनवाया गया, और आज भी वो पिछले 10 साल से जेल में थे, छूट के आए हैं और उनका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो गया। आज भी पेशी होती है उसी बहाली को लेकर के, आज भी पेशी होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर होते, शॉर्ट कर लीजिए, वो दर्द हम आप ही का बात बता रहे हैं, जी जी, आप ही का बात बता रहे हैं, आप ही के राज्य का, समय के अनुसार बिल पास कर जी जी। मैडम आप भी प्रताड़ित, आपके भी बच्चे, और उससे बुरा क्या होता है पॉलिटिकल लोगों के, जब इस प्रकार की बहालियां होती हैं तो लोग हम लोग के पास आते हैं। अब महोदय ऐसा होता है कि लोग अभी परीक्षा का अभी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि हमें परीक्षा लेना है, और परीक्षा के एप्लीकेशन को लाके एमपी साहब को देते हैं, मेरी बहाली करा दीजिए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम लोगों ने ऐसी परंपरा बना के दिखाई है कि परीक्षा होने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर एमएलए एमपी को देते हैं भाई बहाली करा दो। जी 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 जी, जो बोल रहे हैं आप सुन ही नहीं रही मैडम। जी जी, बहुत 2 बिल और पास करना है। हम तो सिद्धांत अभी तो 5 मिनट, आप तो मेरी राज, अब तो आप हम लोग सब साथ चुनाव में जा रहे हैं मैडम, इतना जल्दी कीजिएगा, अब तो खत्म हो गया। 2 बिल और आने वाला है ना 2 बिल पूरा अच्छा, आप जो आपका बात हम कभी टाले हैं मैम, बिहार के हित में हम कभी आपका बात टाले हैं? मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं, सब सच्चाई है, अब सुन लीजिए, लेकिन समय का थोड़ा सा पता नहीं। अब मैम मेरा घड़ी तो ठीक काम कर रहा है अभी, नहीं हमारा तो 5 मिनट तो होवे किया है, 15 मिनट। अच्छा, हमको चिंता ये है मैडम, देखिए ये जो प्रस्ताव आया है, जो बिल आया है, इसका समर्थन हम लोग पूरे भारत, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सदन का। और आज कितना अच्छा बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं, कल इन लोग कहता तो कितना अच्छा लगता, हर काम देश की सरकार इतना अच्छा ही कर रही है, लेकिन समझदारी कभी करते। बहुत धन्यवाद मैम। और इस बड़े परिवर्तन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस सदन को, इस कानून को ला करके आने वाले दिनों में जो ईमानदार परीक्षार्थी है, जो ईमानदार अभ्यर्थी है, उसको न्याय मिलेगा, उसके मेरिट को रिकॉग्नाइज करेगा, और यही हमारा लक्ष्य है देश के माननीय प्रधानमंत्री का। बहुत बहुत कुमार जी